हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है। बीच में कल एक दिन यह सेट प्रैक्टिस नहीं आया था। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़े हैं उनको जीके जीएस में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता होगा, क्योंकि इसमें जो 50 क्वेश्चन और कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया रहता है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है। आपका आगामी एग्जाम 68वीं बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप इस डिस्कशन को अच्छे से सुने और जो बात आप इसमें नहीं जानते हैं वो अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करें। उसके बाद सेट को बनाएं और सेट बनाने के बाद आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर ज़रूर सेंड करें, उसे आपको ज़रूर सलूशन दिया जाएगा। और बिहार एसएससी की सेट प्रैक्टिस की बात करें तो डेली चलता है, उसका पीडीएफ टेलीग्राम में 11 बजे डाल दिया जाता है। जो स्टूडेंट बिहार एसएससी के सेट मारना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, अन्यथा जो ऑफलाइन भी मारना चाहते हैं तो वो मेरे रूम पे आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वो अपना मोबाइल नंबर कमेंट करें, उसे बता दिया जाएगा। और उसका डिस्कशन आपको 2 से 3 बजे के बीच यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाता है, वहाँ से आप मिलाएं और कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और शाम को जो ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो, क्योंकि उस ग्रुप डिस्कशन से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जो भी आपका मन में कन्फ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा और हमेशा उसको अगर करते रहेंगे साल भर तक, माने 12 मंथ तक अगर आप कर देते हैं तो आपका जीके जीएस में काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी। मैं इस बात को दावे के साथ करता हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर ही फायदा होगा। तो मैं जितना भी बात बताता हूँ आप ज़रूर इसको फॉलो करते होंगे और आपका तैयारी भी अच्छा हो गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट इससे जुड़े। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन की शुरुआत करता हूं। आज मेरा 40 नंबर सेट है। अभी तक मैंने 39 सेट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है ट्यूटोरिया के न्यू बुक का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विचारकों में कौन विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं। प्लूटो और मिल, अरस्तु और हिगेल, मिल और मेरी वास्टवनक्राफ्ट। प्लूटो और मेरी वास्टवनक्राफ्ट, तो कौन नहीं रखता, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरस्तु और हिगले नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, युगाचार दर्शन संबंधित है। युगाचार दर्शन जो है संबंधित है जैन धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से और बौद्ध धर्म से। तो यह आपको संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो गौतम बुद्ध थे और प्रथम इसमें महिला जो थी गौतमी पुत्र थी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर थे। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा की समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार था। शिक्षा के समाप्ति के बाद विराधमन, वेद आरंभ, समापन वर्तन, सीमांत त्रयन, तो कौन था शिक्षा के समाप्ति के बाद किए जाने वाला संस्कार? तो यह था आपको समापवर्तन। क्वेश्चन नंबर 4, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है? मगध साम्राज्य को बिंबिसार, शिशुनाग, अजातशत्रु और बिंदुसार। तो मगध साम्राज्य के बारे में यहाँ पर पूछा गया तो बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक भी आपको बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सरिस्का सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? अमोघ घर्ष, नागार्जुन, भास और पतंजलि। तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह नागार्जुन के द्वारा किया गया था। योग दर्शन आपको पतंजलि के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पैबोसा जैसी
प्रथा शुरू किया था? सजीदा एवं पैबोसा, इल्तुतमिश, बलबन, गियासुद्दीन तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा चलाया गया था सजीदा एवं पैबोसा। इल्तुतमिश की बात करें तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। गियासुद्दीन तुगलक नहरों के सबसे पहले निर्माण करवाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था और गुलाम वंश की स्थापना इन्होंने 1206 में करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न राजपूत राज्यों में कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था? तो करौली की संधि, बीकानेर की संधि, जयपुर की संधि और जोधपुर की संधि। तो यह कौन सा संधि था? तो आपको करौली का जो संधि था इसी में राजपूत राज्यों को ब्रिटिश राजनीतिक में प्रभाव आया था। क्वेश्चन नंबर 8, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारत की छवि को विदेश को बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना, हिंदी भाषा को प्रचारित करना और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना। तो स्वदेशी आंदोलन में के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी वस्तुओं को तिरस्कार करना, यानी कि उसे विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एवं पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो सबसे पहले 1857 की क्रांति जो हुआ था 10 मई को हुआ था। यह आपको मेरठ से शुरुआत हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन देखिए, जॉन टेनियल, थॉमस जोन्स बार्कर, फेलिस बीटो, जोसेफ नोएल पैंटन। तो इसमें कौन था जो कि महिला को समर्पित किया था? इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ नोएल पैंटन। क्वेश्चन नंबर 10, मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1543 में, 1545 में, 1555 में और 1556 में। तो मछीवाड़ा का युद्ध यहाँ पर पूछा गया, तो यह आपको 1555 में हुआ था। 1556 की बात करें तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? शाह आलम द्वितीय, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, शुजाउद्दौला और क्लाइव, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव और शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव। तो इलाहाबाद की संधि की बात करें तो इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच हुआ था। इलाहाबाद की संधि आपको 1765 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में, कांग्रेस की मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत होने पर, अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर। तब मुस्लिम मुक्ति दिवस कब मनाया था यह बात पूछा गया। तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल को इस्तीफा देने के बाद। और मुसलमानों के निर्वाचन पृथक की बात करें तो 1909 में पार्लियामेंटों में इस बात को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? मैसूर, अवध, हैदराबाद और सिंधिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि दूसरा राज्य कौन था? दूसरा आपको मैसूर था और प्रथम आपको अवध था सहायक संधि स्वीकार करने वाला। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नवल केवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? असम से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से और उड़ीसा से। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा से। बिहू असम से है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स गोल्सिंग, जॉब हॉस्टेंस, चार्ल्स सिनोमी और पाल एलन। तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स गोल्सिंग के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, बाड़ लच्चा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? बाड़ लच्चा दर्रा सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। तो यह आपको हिमाचल प्रदेश में है। जयलापला दर्रा आपको सिक्किम में है। जोजिला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका के तो डरबन, केप टाउन, ब्लूमफोंटी और प्रीटोरिया। तो दक्षिण अफ्रीका के राजधानी की बात करें तो प्रीटोरिया वहाँ की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 18, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उमियम झील मणिपुर में है, मेघालय में है, मिजोरम में है और नागालैंड में है। तो उमियम झील की बात करें तो यह मेघालय में है। किवी लामजाओ नेशनल पार्क आपको मणिपुर में है। मिजो की पहाड़ियाँ मिजोरम में है और नागा की पहाड़ियाँ आपको नागालैंड में है। क्वेश्चन नंबर 19, सूक्ष्मजीवों के उपयोग के द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशी तेल और विलायक के द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह सुपोषण, नाइट्रीकरण, अमोनियाकरण और जैविक उपचरण। तो यह क्या कहलाती है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि जैविक उपचरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, रबड़ और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति और ऑप्शन डी की बात करें तो आर्द्र सदाबहार वनस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो प्रादीपीय बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह और कोची बंदरगाह। तो यहाँ पर ज्वारीय बंदरगाह आपको कांडला है जो कि गुजरात में पड़ता है। कोची आपको कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 22, एल्बुर्ज पर्वत किस श्रेणी के देश है? एल्बुर्ज जो पर्वत है वह किस श्रेणी की देश है? तुर्की के, रूस के, इटली के और ईरान के। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि यह ईरान का है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे जापान का पीट वर्क्स कहा जाता है? तो नागोया को, ओसाका को, क्योटो को और इवाटा को। तो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है जापान के पिट्सबर्ग? तो जापान के पिट्सबर्ग आपको इवाटा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी जोड़ती है किसको? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। मैगलन जलसंधि, बेरिंग जलसंधि, मलक्का जलसंधि और हामरुज जलसंधि। तो यह किसे जोड़ती है, यह बात पूछा गया। तो यह हामरुज जलसंधि को जोड़ता है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड और डेनमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि आयरलैंड नहीं आता है। स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे ये सभी आते हैं। आयरलैंड की राजधानी डब्लिन है। क्वेश्चन नंबर 26, कोई वस्तु सफेद रंग के इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह है सभी तरंगों का परावर्तित कर देती है, सभी तरंग के अवशोषित कर लेती है, सफ़ेद रंग को परावर्तित करती है और सफ़ेद रंग को अवशोषित कर लेती है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन है, यानी कि सभी तरंग को परावर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है विरल से सघन माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में, सघन से सघन माध्यम और विरल से विरल माध्यम में। तब पूर्ण आंतरिक यानी कि TRI की घटना कब होती है? तो वह सघन से विरल में जाएगी तब यह होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, दाब के बढ़ाने से ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाती है, घट जाती है, पहले बढ़ती फिर घटती और ऑप्शन डी की बात करें अपरिवर्तित रहता है। तो ध्वनि की चाल दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 29,
यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले के कितना गुना हो जाएगा। अगर किसी तार की त्रिज्या आधी की जाती है तो 4 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी और 32 गुनी हो जाएगा। तो यदि तार की त्रिज्या आधी है तो आपको 16 गुना उसका प्रतिरोध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोध। तो फ्यूज में क्या होना चाहिए? तो फ्यूज में आपको निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक गैस है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, आर्गन और हाइड्रोजन। तो कौन सा है यह बात पूछा गया, तो आपको ऑप्शन सी यानी कि आर्गन जो इनर्ट गैस है। क्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यह एकल परमाणुक गैस नहीं है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78% और ब्रह्मांड में आपको हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, पोजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पोजिट्रॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, चैडविक ने, इकावा ने और एडरसन ने। तो पोजिट्रॉन की खोज की बात करें तो पोजिट्रॉन की खोज आपको एडरसन ने किया था और मोसान का खोज इकावा के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आ रहा है, रेयान निम्न में से किस प्रकार निर्मित होता है? रेयान जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार निर्मित होता है? एथिलीन से, प्रोपिलीन से, सेल्यूलोज से और प्रोटीन से। तो रेयान आपको सेल्यूलोज से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है? मर्क्यूरिक क्लोराइड को, सिल्वर ऑक्साइड को, सिल्वर क्लोराइड को और सिल्वर नाइट्रेट को। तो किसे जाना जाता है हॉर्न सिल्वर के नाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जाना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट की बात करें, जब मतदान करने व्यक्ति जाते हैं तो उस पर जो स्याही उसकी उंगली पे लगाया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? कौन सा अम्ल का? सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, कार्बनिक अम्ल का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4 और इसका एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास आपको 98 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आपको HCl होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? ट्रेकिया, फेफड़ा, त्वचा और बी और सी दोनों। तो मेढक जो है किसके द्वारा करता है? तो मेढक आपको फेफड़ा और त्वचा दोनों से करता है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मेढक जो है फेफड़ा से भी करता है और त्वचा से भी करता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस संघ के जंतुओं के पुनर्उत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा और सिलिंट्रेटा। तो किस जंतु के है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए यानी कि इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 38, टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो मैंने विटामिन का स्पेशल एक वीडियो भी डाला है, एक ग्रुप डिस्कशन में भी स्पेशल टॉपिक को पढ़ा है। जो भी स्टूडेंट विटामिन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और विटामिन नाम करके सर्च करेंगे, आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और विटामिन ई सबसे ज़्यादा अंकुरित अनाज में पाया जाता है और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता रोग होता है। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन है और विटामिन डी की बात करें तो इसका नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है और विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपको सूर्य के प्रकाश में मिलता है। विटामिन के कमी से खून थक्का नहीं जमता है और विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्यूनिन या फिनोक्यूनिन है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? मैं आगे चर्चा भी किया हूँ। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाए आपको ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1919 मार्लो मिंटो सुधार में हुआ था। भारत शासन 1919 की बात करें तो द्वैत शासन की बात कही गई थी और भारत शासन 1935 के तहत आरबीआई की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष नहीं है? हरीश चंद्र मुखर्जी, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो आपको जेबी कृपलानी नहीं है और बाकी हरीश चंद्र मुखर्जी भी हैं, सरदार पटेल भी है और जवाहरलाल नेहरू भी है। क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं? 5, 8, 10 और 15। तो आपको अस्थायी देशों की संख्या 10 है और अस्थायी देशों की संख्या आपको 5 है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान के आत्मा कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, मूल अधिकार को और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है भारतीय संविधान का आत्मा और अनुच्छेद 32 को भी भारतीय संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो यह भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो कि 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है। और मूल अधिकार की बात करें तो भाग यह 3 में है और इसका चर्चा 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा एवं लिपि संस्कृत बनाए रखने का अधिकार होगा? तो यह किस अनुच्छेद में इस बात को कहा गया है? तो 26, 28, 29 और 30। तो यह आपको अनुच्छेद 29 में कहा गया है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पेट के एग्जाम में पूछा गया था। अनुच्छेद 26 और 28 की बात करें तो धार्मिक की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 44, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले वित्त आयोग की बात अनुच्छेद आपको 280 में है और किसके द्वारा किया जाता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा। तो यह आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 4 सदस्य और 1 वित्त यानी कि टोटल 5 आदमी को किया जाता है। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में है और प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में और लोकसभा अध्यक्ष की बात 93 में है और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है। ये सारे अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो मैं इसकी चर्चा कल ग्रुप डिस्कशन लाइव में किया था। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन लाइव करते होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा नंबर आता होगा। तो इसको प्रत्येक कितने पर होता है? तो 1/3, 2/3, 3/3 और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायरमेंट होते हैं। और राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में है और वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 250 है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता है? राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता राम शुभंग सिंह, जगजीवन राम, श्याम नंदन मिश्रा और ललित नारायण मिश्रा। तो राज्यसभा के विपक्ष के पहले नेता कौन है? तो राम शुभंग सिंह राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नामेरी नेशनल पार्क असम में, सिक्किम में, मेघालय में और मणिपुर में। तो नामेरी नेशनल पार्क की बात करें तो नामेरी नेशनल पार्क आपको है असम में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? मांग और आपूर्ति का नियम विलासिता वस्तु, गिफिन वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु और समान वस्तु। तो किस पर यह लागू नहीं होता है, यह बात पूछा गया। तो गिफिन के वस्तुओं पर यह लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49,
संविधान की तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है। इसे बैंक सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है। इस बैंक को अनिवार्य रूप से नगद आरबीआई के पास रखती है। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि इस बैंक का अनिवार्य रूप नगद आरबीआई के पास रखती है, यही गलत है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। फ्रेंच गियाना की राजधानी कहाँ है? फ्रेंच गियाना की राजधानी कहाँ पे है? जॉर्ज टाउन, कायने, पाराम्बिरो और विक्टो। तो कहाँ पे है फ्रेंच गियाना की राजधानी? तो आपको कायने है। तो इस तरह मैंने आपके सामने सेट नंबर 40 का 50 क्वेश्चन का काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इससे फायदा होगा। अब आइए इसमें जो स्मरणीय तथ्य दिया रहता है उसे हम देखते हैं। तो आज का VVI है और यह क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। एक तरफ प्रादेशिक विभाजन है, उसके बाद विस्तार है और उसकी लंबाई है। तो प्रथम जो है आपको पंजाब हिमालय जो है सिंधु एवं सतलज के मध्य में है। जो सिंधु और सतलज नदी है उसके मध्य में कौन सा हिमालय है? तो पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई की बात करें तो 560 है। वही कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय आपको सतलज एवं काली के मध्य में, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली एवं तीस्ता जो है नेपाल हिमालय के है, जो कि 800 किलोमीटर है, सबसे बड़ा यही है। और असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता एवं दिहांग असम हिमालय के बीच में, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है स्मरणीय तत्व में। अब यहाँ पर भी बहुत अच्छा टॉपिक आई दिया गया है, जो दर्रा है वह कहाँ पे है, यह बात पूछा गया है। जोजिला दर्रा आपको कहाँ पे है? तो जोजिला आपको लद्दाख में है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। तो कौन सा एक दर्रा है जो कि लद्दाख में है? तो जोजिला दर्रा है वह लद्दाख में है, इसे आप याद रखेंगे। बाकी जो भी दर्रे हैं वो आपको जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला भी आपको जम्मू कश्मीर में है। सिप किला दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बाढ़ लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? तो 3, सिप किला, रोहतांग, बाढ़ लच्चा, यह आपको हिमाचल प्रदेश में है। आगे आइए, लिपू लेख दर्रा, यह कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है। लिपू लेख दर्रा उत्तराखंड में, मन्ना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में। यह 3 दर्रा जो है आपको उत्तराखंड में, जिसमें नालग्या वह उत्तराखंड है। नाथुला जो दर्रा है आपको सिक्किम में है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जय लेपला दर्रा आपको सिक्किम में है। बोम डिल्ला दर्रा, तो सिक्किम में कितने दर्रे हैं? 2, नाथुला और जय लेपला। अब आइए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। तो बोम डिल्ला दर्रा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दारा एक मणिपुर में है। तो तुजू दारा मणिपुर में है और बोमडिला, यांगयाप और दीफू ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। तो जितने भी आपको 15-16 दर्रे बताया गया है, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। तिब्बत से शिमला को जोड़ता है सिप किला दर्रा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि तिब्बत से शिमला को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिप किला। भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तुज्जू दर्रा, भारत को म्यांमार से। श्रीनगर को गिलगिट से कौन सा जोड़ता है? तो बुर्जिल्ला दर्रा। श्रीनगर से गिलगिट को बुर्जिल्ला दर्रा। भारत के सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है, इसे आप याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि K2 है। गार्डविन ऑस्टिन जो K2 है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है।
हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री, बृहद हिमालय, कामेट, नमचा बरवा, नंदा देवी और कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी के अंतर्गत। हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है? हिमालय का जो नवीनतम भाग कौन सा है? तो आपको शिवालिक है। हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक है। हिमालय उदाहरण है नवीन बलित पर्वत का। हिमालय जो उदाहरण है नवीन बलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इस ऊंचाई को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान, दिल्ली तक फैला हुआ है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन सा करता है? तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत के अलग विंध्याचल पर्वतमाला करता है। मैकाल की पहाड़ियाँ सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाल की जो पहाड़ियाँ है वो सबसे ऊंची चोटी उसमें कौन सा है? तो अमरकंटक है। नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी अमरकंटक से निकलती है। यह तीन नदियां हैं, नर्मदा, सोन और महानदी, ये सब अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इस तरह मैंने आपके सामने स्मरणीय तथ्य का भी डिस्कशन जो किया हूँ काफ़ी किफ़ायती तरीके से किया गया है, जो कि आपके एग्जाम में ये सब पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसे आप अच्छे से याद रखें, और जो भी स्टूडेंट इस ग्रुप से जुड़े हैं और इस सीरीज से जुड़े हैं तो आप लोग इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। एक रूटीन की तरह आपका तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि जो जुड़े हैं उनका तैयारी अच्छा हो गया होगा और उनका रिजल्ट भी होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। तो नए लोग जो भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपका जो भी ग्रुप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी होगा वहाँ पर वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा। और इसका PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारे PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, जो भी लाइव ग्रुप डिस्कशन, होमवर्क, जो भी चीज़ दिया जाता है आपको टेलीग्राम में ही डाल दिया जाता है, और जो सूचना भी होता है टेलीग्राम में ही डाला जाता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।